गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। अपन ने जो पढ़ लिया था अब तक मॉडर्न फिजिक्स में, यहाँ पे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े थे, जिसमें आपको मैंने जो अंदर थ्योरी में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8 में आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन 4, 6 एंड 8, ठीक है। देखिए आपने कर लिए होंगे, फिर भी नहीं क्यों, चलो अपन एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं 4, 6, 8 को। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 अपन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चों? A beam of light consists of 4 wavelength, 4000 angstrom, 48,000, well 4800, 6000, 7000 angstrom, each of intensity given है आपको. Beam falls normally on area 10 power minus 4 meter square, ठीक है, on of a clean metal surface, work function 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब जहाँ पे वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, तो पहले अपन देखें इसका थ्रीशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ अपन चेक करें बच्चों, इसमें थ्रीशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट कैसे निकाल सकते हैं? 12400 डिवाइड बाय ई फाई नॉट करके। तो जो फाई नॉट यहाँ पर देखें 12400 डिवाइड बाय फाई नॉट कितना गिवन है यहाँ पे? 7000, फाई नॉट 1.9 गिवन है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी ये आएगी 6526 एंगस्ट्रॉम। तो हम जानते हैं पीई के लिए क्या होता है? फॉर पीई लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, ठीक है। लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट। तो यहाँ से हम देखें जो वेवलेंथ हमको गिवन है, कौन कौन सी गिवन है आपको यहाँ पे गिवन है? एक तो 4000 गिवन है, एक 48,000 गिवन है, मतलब 4800 गिवन है, एक 6000 और एक 7000 एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंस गिवन है आपको। तो जो इसमें ये वाली वेवलेंथ तो ठीक है, लेस देन लैम्डा नॉट है, ये भी लेस देन लैम्डा नॉट है, ये भी लेस देन लैम्डा नॉट है, बट इट इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, तो इससे पी तो हो ही पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन को गिवन जो लैम्डा है, गिवन लैम्डा, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये तीनों रेस्पॉन्सिबल है, बट ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन्स पर सेकेंड। तो ये तो फोटॉन्स मतलब इनसे तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे, बट इनसे इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पूछा है वो एज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब 100% एफिशिएंसी माननी है, मतलब 100 फोटोन गिर रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल रहे हैं, मान चलना है आपको, ये क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। तो जो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, केवल यही इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे पहले इंटेंसिटी का फॉर्म क्या बताया था मैंने? इंटेंसिटी I इज इक्वल टू N इंटू EPH अपॉन AT, ये लिख चुके हैं पहले। अब यहाँ पे EPH की वैल्यू क्या होती है? HC अपॉन लैम्डा, ये अप्लाई करेंगे अपॉन AT, ठीक है। तो यहाँ से हमें N देखें, N कितना बन रहा है? N इज इक्वल टू ये जाएगा IAT लैम्डा, IAT लैम्डा अपॉन HC, IAT लैम्डा अपॉन HC ये आएगा। अब आपको टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने हैं, N टोटल। तो जो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे? N फोटॉन्स के बराबर, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि एफिशिएंसी 100% बोला गई है, तो टोटल नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, जिनकी वजह से बच्चों यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्हीं का यूज करना, बाकी को इसको तो यूज ही नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए क्या जाएगा बच्चों बराबर, ये N1 प्लस N2 प्लस N3, N4 को आपको यूज नहीं करना, ठीक है, ओनली N1 प्लस N2 प्लस N3 का यूज करेंगे। तो ये अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, इसमें से क्या बच्चों लैम्डा डिफरेंट है, बाकी सब कुछ कॉमन आ जाएगा, IAT अपॉन HC तो कॉमन आ गया, क्या हो जाएगा ये लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। I हमें गिवन है 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, ठीक है। एरिया गिवन है 10 पावर माइनस 4, टाइम गिवन है 1, H अपन जानते हैं 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 होता है, C वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 ये होती है। और जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इन तीनों का सम कर दो, तो मतलब 4000 प्लस 4800 प्लस 6000, ठीक है। तो इन सबको सॉल्व करके फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो आंसर आपको दिया हुआ है 1.12 इंटू 10 पावर 12 ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो समझो जो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या, बस ये बताना चाहता आपको कि ये वाली वेवलेंथ का आपको यूज नहीं करना, तो इसको यूज करोगे तो फिर रॉन्ग आंसर आएगा। मतलब आपने गलती लैम्डा 4 भी लिख दिया है तो फिर रॉन्ग आंसर आएगा, लैम्डा 4 का यूज करना ही नहीं है आपको, ठीक है।
उसके बाद बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो आपने डेफिनेटली कर लिया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में वर्क फंक्शन ऑफ ए एंड बी आपको 1:2 की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी एफ एंड 2f गिवन है। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो देखिए, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी अपॉन ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी बी फाइंड करें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ई फोटोन बी माइनस वर्क फंक्शन ऑफ बी, क्लियर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें तो देखिए बच्चों यहाँ पे ई फोटोन ए के लिए अपन फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, एफ गिवन है, तो ई इक्वल टू एच इंटू एफ, क्योंकि एच इंटू नहीं होता ना, तो एच इंटू एफ रख दिया। यहाँ पे एच इंटू कितना गिवन है, फ्रीक्वेंसी 2f रख दिया 2f। फिर यहाँ बच्चों फाई नॉट, यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। यहाँ पे रेशो देखो, वर्क फंक्शन का रेशो 1:2 गिवन है, ठीक है। मीन्स अगर बच्चों ये वैल्यू फाई नॉट है तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ फाई नॉट, ऐसा बोला गया आपसे, ठीक है। मीन्स ये वैल्यू फाई नॉट है तो कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ फाई नॉट, ऐसा बताया। अब बच्चों यहाँ पे इनमें देखिए कॉमन क्या लेने अपन इसमें से, यहाँ पे एच एफ माइनस फाई नॉट तो ही सही, यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो एच एफ माइनस फाई नॉट, तो एच एफ फाई नॉट से कट गया, कितना है 1/2, बस ये आंसर आ गया 1:2, ओके। उसके बाद बच्चों को क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बच्चों, व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स सरफेस ए। मेरे हिसाब से कह रहा बच्चों ये 2 सरफेस है, ठीक है। एक तो सरफेस ए है, ये मेटल सरफेस ए, और एक बच्चों मेटल सरफेस बी गिवन है। 2 सरफेस है ए एंड बी, ठीक है। मेटल सरफेस ए एंड बी, यहाँ बच्चों इस पे फोटोन फॉल हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसे यहाँ भी इस पे भी एक फोटोन फॉल हो रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। अब यहाँ पे क्या बताया, क्वेश्चन ढंग से पढ़े। यहाँ बच्चों आपसे कह रहा है, देखिए व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको एनर्जी है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी है फोटोन, और यहाँ से इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या बोली बच्चों, टी ए, ये एनर्जी टी ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, टी ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर बच्चों यहाँ पे इसमें आपसे कह रहा है बी वाले पे, और उसकी वेवलेंथ कितनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ए गिवन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ए गिवन है। सेकंड वाले केस में फोटोन एनर्जी 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन एनर्जी है, और यहाँ से जो इमिट हुआ है बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसके लिए टी बी जो एनर्जी है, इट इज टी बी इज इक्वल टू टी ए माइनस 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बोला गया है। एंड यहाँ पे जो वेवलेंथ है लैम्डा बी, दिस लैम्डा बी इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपसे इसका वर्क फंक्शन पूछ रहा है, क्या होगा, इसका वर्क फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे टी ए टी बी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें लैम्डा बी से। आप जानते हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, मीन्स एच अपॉन √2 ME, अपन जानते हैं एच इज इक्वल टू, ठीक है, एच अपॉन √2 ME, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2 ME। अब यहाँ पे E एनर्जी को इसने किससे शो किया है, T से, एनर्जी को यहाँ पे कैपिटल T से शो कर रहा है, तो इस एनर्जी को मैंने यहाँ से हटाया, इसको लिख दिया कैपिटल T, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है बच्चों, कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल T लिख दिया है, ओके। तो यहाँ से आप देखो दिस इंप्लाइज लैम्डा प्रोपोर्शनल टू आ रहा है 1/√T, T यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, T क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दिस इंप्लाइज T इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ², T प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। अब यहाँ से बच्चों TA अपॉन TB अगर मैं निकालूंगा, TA अपॉन TB इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा B अपॉन लैम्डा A होल स्क्वायर, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है, तो लैम्डा B कितना गिवन है, ट्वाइस ऑफ लैम्डा A, तो ट्वाइस ऑफ स्क्वायर मींस 4, ये वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, बिकॉज लैम्डा B अपॉन लैम्डा A कितना गिवन है, 2 गिवन है, ओके। अब TA TB की वैल्यू, TB गिवन है आपको TA माइनस 1.5, TB की वैल्यू TA माइनस 1.5 ये गिवन है आपको, ये रख दी, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ की वैल्यू TA इज इक्वल टू
टी ए इज इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई किया 4TA माइनस 6, ठीक है, -6, तो यहाँ पे 6 को इधर ले आओ, तो 6 इज इक्वल टू कितना होगा, उसको सेपरेट करेंगे 3TA, तो TA कितना बच्चों यहाँ पे, TA इज इक्वल टू आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये दिया आंसर, TA इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब TA 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो TB कितना है, TB इज इक्वल TA माइनस 1.5 है, तो TB इज इक्वल टू TA माइनस 1.5, तो यहाँ से क्या जाएगा, इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू इसमें 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1.5 करने पे कितना आ गया, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लो TB की वैल्यू आ गई 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमें क्या फाइंड करना है, वर्क फंक्शन फाइंड करने, तो उसके लिए आपको इक्वेशन पता है, यहाँ क्या लगाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाते हैं इसके लिए, आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, आइंस्टीन इक्वेशन बच्चों EPH बराबर, हम जानते हैं EPH इज इक्वल टू क्या होता है, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन KE मैक्स, ठीक है, ये अपन जानते ही हैं। अब बच्चों EPH का मान, EPH मान फर्स्ट वाले के लिए क्या दिया यहाँ पे, ए वाले के लिए अपन देखें तो ए वाले के लिए 4.25 है, 4.25 इज इक्वल टू फाई नॉट A प्लस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी निकाली कितनी है, TA का मान कितना है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ A 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से इसको सेपरेट कर लेंगे, तो दिस इंप्लाइज फाई नॉट A इज इक्वल टू, उसको माइनस कर दो तो 2.25 आ जाएगा, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये दिया आंसर 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, झूठ थोड़ा बोला आप सबने। तो आप देखिए यहाँ क्या रिजल्ट, फाई नॉट A की वैल्यू आ गई। अब तो ये इक्वेशन लगाएं किसके लिए, B के लिए, तो B के लिए हम देखें 4.7 दे रखी इन्फॉर्मेशन, 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू फाई नॉट B प्लस KE मैक्स का मान कितना आया था इसका, B वाले के लिए 0.5 आया था, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दें। अब इसको माइनस कर देंगे तो फाई नॉट B, इसको माइनस करेंगे तो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, फाई नॉट B की वैल्यू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया गया आंसर, यस ये दिया 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह बच्चों अपन ने ये जो तीनों क्वेश्चंस थे ये सॉल्व कर लिए, बात पहले पढ़ी, ठीक है। अब बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर लेनार्ड एंड हॉलबॉक एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब देखो बच्चों हम पढ़ते हैं लेनार्ड एंड हॉलबॉक प्रयोग। देखिए लेनार्ड एंड हॉलबॉक प्रयोग, लेनार्ड व हॉलबॉक प्रयोग। तो लेनार्ड एंड हॉलबॉक एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों एक कैथोड लिया गया, कैथोड पर, ठीक है, कैथोड पर प्रकाश फोटोन आपतित कराए, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, किससे, कैथोड से। फिर वो कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड पर गए, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित हुई। तो यही एक्सपेरिमेंट में अपन यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे कि इस धारा का मान किस किस राशियों पर निर्भर करता है, वो चीज अपन देखने जा रहे हैं। तो जो किस प्रकार से तो एक्सपेरिमेंट देखिए, इसमें इस प्रकार से ये एक बेलनाकार नली दी गई, बेलनाकार ट्यूब है, ये बेलनाकार ट्यूब, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ बच्चों इसमें ये कैथोड और यहाँ पे ये एनोड लगाया गया, कैथोड और ये एनोड है, ठीक है, ये एनोड। और यहाँ पे उसमें अभी अपन ने यहाँ पे कैथोड और एनोड के बीच में इनको डायरेक्ट जोड़ दिया है, अभी हमने कोई बैटरी नहीं जोड़ी, यहाँ पे इनको डायरेक्ट आपस में जोड़ दिया है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से डायरेक्ट जोड़ दिया है। और यहाँ पे इसमें इस जगह अपन ने थोड़ी सी विंडो बना रखी है, खिड़की, ताकि यहाँ से प्रकाश इसमें आपतित कराएंगे अपन। अब एक विंडो है, यहाँ से इसमें प्रकाश आपतित कराएंगे। तो चलो देखो ये तो क्या है, कैथोड है, कैथोड जो कि प्रकाश संवेदी सतह होती है, ठीक है, इसका फाई नॉट हम बोलते हैं H न्यू नॉट। कैथोड का जो कार्यफलन है फाई नॉट बराबर H न्यू नॉट, और ये क्या बच्चों, एनोड है ये, ठीक है, एनोड, ये कैथोड, ये एनोड। यहाँ पे अपन मतलब ये प्रकाश संवेदी पदार्थ ही होता है, क्योंकि इस पे अपन गिराते हैं फोटोन्स को, ठीक है। तो चलो देखो इस प्रकार से यहाँ पे हम इस पे फोटोन्स गिरा रहे हैं, यहाँ पे अपन ने इस पे फोटोन्स इस पे आपतित किए, ठीक है बच्चों, यहाँ से हम इस पे फोटोन्स आपतित कर रहे हैं, ये फोटॉन्स, ठीक है, प्रकाश फोटोन अपने इस पे आपतित किए, फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स
जिसकी आवृत्ति तो न्यू है और तीव्रता कैपिटल आई है। ठीक है, प्रकाश फोटोन है जिसकी आवृत्ति का मान न्यू और तीव्रता कैपिटल आई है। और हम जानते हैं जब ये फोटोन सतह पे गिरेंगे तो यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए इस तरह से, यहाँ से बच्चों सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। और अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं अलग अलग गतिविधि के होते हैं। ठीक है, अलग अलग गतिविधि के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस प्रकार से उत्सर्जित हुए। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों एनोड पर पहुंचेंगे तो एनोड पर पहुंचने पर यहाँ पे इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो हम देख रहे हैं बच्चों, हमने कोई बैटरी नहीं जोड़ी फिर भी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं ये यहाँ पहुंच रहे हैं, तो परिपथ में आवेश का आवागमन चालू हो गया है, मतलब परिपथ में आवेश की गति चालू हो गई है, इसलिए परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, और बच्चों धारा की दिशा क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन जब उधर जा रहे हैं इस दिशा में, इसके विपरीत दिशा में धारा आएगी इधर इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से परिपथ में धारा आई प्रवाहित होती है। इस तरह से आई धारा, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा बोलते हैं आई। ये आई क्या बच्चों, प्रकाश विद्युत धारा आई। ठीक है, और फिर बच्चों अब यहाँ पे अगर अपन इसमें बैटरी जोड़ें इस प्रकार से, हमने यहाँ पे ये बैटरी जोड़ दी, एनोड की तरफ लगा देंगे प्लस पोटेंशियल। ठीक है, एनोड की तरफ प्लस सिरा लगा दिया, इस पर बैटरी लगा दी, तो इस तरह पर आएगा जो प्लस पोटेंशियल आ जाएगा यहाँ पे इस जगह, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ये बैटरी अपन जोड़ी तो उससे क्या होगा, फिर अपन वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, तो जो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसमें प्लस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से आकर्षित करेगा तो यहाँ पे ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। दोबारा समझो कैसे, जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे फोटोन 100 फोटोन आ रहे हैं प्रति सेकंड 100 फोटोन गिर रहे हैं। मान लो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हालांकि दक्षता केवल 1% होती है, आप तो 100% मान के चलो, समझने में आसानी देती है। 100 फोटोन्स आए, 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, लेकिन सबकी गति अलग अलग होती है, तो 100 में से मान लो केवल यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन ही आप अपने आप पहुंच पा रहे हैं। जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी तो अपने आप केवल 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे, तो परिपथ में 20 इलेक्ट्रॉन का धारा प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, फिर आपने बैटरी जोड़ी, यहाँ पे प्लस लगाया इस तरफ, तो यहाँ से आकर्षण हुआ, तो आकर्षण के कारण यहाँ पे 20 से फिर 30 पहुंच लग गए, फिर बैटरी थोड़ी सी और बढ़ाई, फिर मान लो 80 पहुंच लग गए, फिर थोड़ी सी बैटरी और बढ़ाई, 100 की 100 पहुंच लग गए। ठीक है, 100 की 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचने लग गए। ठीक है, तो बच्चों स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ाया, अपन धारा हल्की हल्की बढ़ती गई थी, तो बच्चों फिर एक लिमिट के बाद फिर धारा बढ़ना बंद हो जाएगी। क्यों? कि जब सारे इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड 100 आ रहे हैं, 100 की 100 यहाँ पहुंच लग गए, उसके बाद फिर वोल्टेज को कितना भी बढ़ा लें, यहाँ पे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं बढ़ पाएगी, अर्थात धारा नियत हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं संतृप्त धारा। ठीक है, धारा का मान संतृप्त अवस्था में जाएगा, मतलब अधिकतम मान प्राप्त कर लेगा, जिसे हम संतृप्त धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपन देखेंगे, परिपथ में धारा का मान है, ये परिपथ में धारा पारित हो रही है, इस वोल्टेज का मान चेंज करें तो धारा कैसे चेंज होगी, या आवृत्ति और तीव्रता का मान बढ़ाएं तो किस प्रकार से वोल्टेज, मतलब किस प्रकार धारा का मान परिवर्तित होगा, तो ये चीज हमें यहाँ पे इसमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि I1 न्यू, तो यहाँ देखिए लिखा मैंने बच्चों I1 न्यू, समझो I1 न्यू वाला प्रकाश, I1 न्यू वाले फोटॉन्स कैथोड पर गिराने पर, I1 न्यू वाले फोटॉन्स कैथोड पर गिराने पर, ठीक है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचते हैं, जिससे परिपथ में धारा आई प्रवाहित होने लगती है। परिपथ में धारा आई प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इस आई का मान कैसे निकाल सकते हो? आई बराबर क्यू अपॉन टी, याद करो आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्यू अपॉन टी, जहां पे क्यू का मान कर रख देंगे एन ई, क्योंकि एन इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। ठीक है, बस टी टाइम में अगर एन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच रहे हैं एनोड पर, तो धारा कैसे निकालते हैं? आई बराबर क्यू बटा टी करके क्यू का मान कर रख देंगे एन ई, मीन्स एन ई अपॉन टी से अपन क्या निकाल सकते हैं? धारा का मान। ठीक है, या आपको धारा दे रखी हो और पूछ ले कि प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं एनोड पे, तो ये भी निकाल लेंगे, आई बराबर एन ई अपॉन टी करके। ठीक है, आई धारा पाई लगती है, जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं।
ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं इसे। ठीक है, अब जो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसको, ये तो क्या होगी, प्रकाश विद्युत धारा हो गई। अब इसका मान, इस अपन जो एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट का पढ़ने का रीजन क्या है, तो इस अभी आपको समझा है, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपन क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये जो धारा आई है, इस धारा आई की अपन देखें वोल्टेज पर, आवृत्ति पे और तीव्रता पे क्या डिपेंडेंसी है, ये चीज अपन अध्ययन करेंगे। तो आप देख रहे हैं इस प्रयोग द्वारा आई की कैपिटल V मतलब इस वोल्टेज पर, कॉमा कैपिटल I कॉमा न्यू पर निर्भरता का अध्ययन करते हैं। मतलब किस प्रकार से डिपेंड करते हैं ये मान अपन पढ़ते हैं इस प्रयोग के अंदर। ठीक है, तो बच्चों पहले अपन देखें यहाँ पे इसके अंदर I की V पर निर्भरता क्या होती है वो अपन समझें, I की V पर निर्भरता। ठीक है, तो देखिए I की V पर निर्भरता क्या है, समझना बात को। पहले हम देख रहे हैं I जो वोल्टेज पे किस प्रकार से निर्भर करती है। ठीक है, देखिए I की V पर निर्भरता, I की V पर निर्भरता, I का मान वोल्टेज पर किस प्रकार से डिपेंड करता है वो अपन देख रहे हैं, I की V पर निर्भरता। तो चलो देखो यहाँ पे ग्राफ के अनुसार अपन समझें, ग्राफ के अनुसार अपन देख रहे हैं I की V पर निर्भरता। देखिए किस तरह से, I की जो V पर डिपेंडेंसी है, देखिए धारा और वोल्टेज में अपन ग्राफ बना रहे हैं, किस प्रकार से बनता है देखो। तो चलो अभी आपको समझाया था मैंने यहाँ पे, जब यहाँ पे अपन ने कोई बैटरी नहीं लगाई थी फिर भी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, तो ग्राफ जो स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, यहाँ से, इस जगह से। ठीक है, इस जगह से ग्राफ स्टार्ट होता है, यहाँ से वोल्टेज का मान 0 फिर भी परिपथ में धारा थी, परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, फिर जैसे अपन ने वोल्टेज का मान बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाते ही धारा तुरंत बढ़ जाती है और बढ़ के क्या होती है बच्चों, अधिकतम हो जाती है। इस तरह से संतृप्त अवस्था आ जाती है, थोड़ी सी देर में ही थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते, देखिए यहां से इतना सा बढ़ाते संतृप्त अवस्था आ गई है, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते ही संतृप्त अवस्था आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं संतृप्त धारा IS। ये मान उसको बता रहा IS को बता रहा IS, संतृप्त धारा IS बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बच्चों देखो अगर हमें धारा का मान 0 करना है तो क्या करेंगे, अगर बच्चों में इस बैटरी को उल्टा लगा दूं, जैसे मान लो अभी अपन देख रहे हैं हमें कोई बैटरी लगाई, यहाँ पे फोटोन आ रहे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे हैं इस पे, अब मैंने बैटरी को उल्टा कर दिया, उल्टा कर देंगे तो यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो इस माइनस की वजह से, क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस लगा रहा हूं मैं, तो इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन लगेगा, मतलब प्रतिकर्षित होंगे, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या घट लगेगी। तो वोल्टेज का मान उल्टा करके मैंने मतलब विपरीत दिशा में लगाकर पहले 1 वोल्ट किया, फिर 2 वोल्ट किया, फिर 3 वोल्ट, धीरे धीरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम होते आएंगे, 20 से हो गए 15, 15 से रह गए 10, फिर 5 रह गए, फिर 0 हो गए। तो जैसे ही 0 रह जाएंगे तो धारा का मान घटकर 0 हो जाएगा, और धारा का मान घट के इससे 0 आएगा इस ग्राफ के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे इस वोल्टेज पे धारा का मान घट के 0 हो गया है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। तो जिस नेगेटिव मान पे धारा का मान घट के 0 हो गया है, इसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, तो एक ग्राफ अपने किसके बनाया बच्चों, तो देखिए ये ग्राफ जो बना रहे हैं अपन, ये ग्राफ है, इस आवृत्ति का मान इस दहली आवृत्ति से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ फॉर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति ज्यादा होगा तभी ये कंडीशन आएगी। अच्छा, अगर आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति के बराबर होता तो क्या होता, देखिए आवृत्ति का मान अगर दहली आवृत्ति के बराबर है, उसके लिए ग्राफ देखें क्या है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से I वर्सेस V ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति के बराबर है, तो जो I का मान अगर अपन दहली आवृत्ति के बराबर रखेंगे आवृत्ति का मान, तो क्या होगा, तो यहाँ से ये मान अगर एग्जैक्टली न्यू नॉट के बराबर है, तो यहाँ से प्रोटॉन यहाँ पे गिरेंगे तो सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सही, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0, क्योंकि पूरी की पूरी ऊर्जा, फोटोन की पूरी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो निष्कासित हुए उनकी पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, तो 0 काइनेटिक एनर्जी है, मतलब अपने आप कोई इलेक्ट्रॉन एनोड पे नहीं पहुंचेगा। तो अगर आपने बैटरी नहीं लगाई
तो भी परिपथ में धारा क्या रहेगी, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो अपने आप नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ अब क्या स्टार्ट होगा, यहां से, इस जगह से, इस स्थान से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये संतृप्त अवस्था आएगी, तो थोड़ी सी देर में संतृप्त अवस्था आती है इस तरह से, ये आ गई संतृप्त अवस्था, सैचुरेशन कंडीशन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं संतृप्त धारा IS। तो इसके लिए बच्चों ग्राफ फॉर न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। तो यहाँ पे देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान क्या होगा, Vs बराबर 0। क्यों, क्योंकि धारा पहले से 0 है, उसको 0 करने के लिए हमें नेगेटिव डायरेक्शन में कोई वोल्टेज नहीं लगाना पड़ रहा, 0 वोल्टेज पे ही धारा 0 आ रही है। ठीक है, तो Vs का मान क्या आएगा, 0। ठीक है, ये चीज अपन देखें बच्चों। अब इस ग्राफ के रिजल्ट्स क्या हैं वो अपन देखें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम ग्राफ, रिजल्ट्स ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ के रिजल्ट्स क्या हैं, इसको अपन देखें, रिजल्ट्स ऑफ ग्राफ। देखिए बच्चों, पहली पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट अपन देखें, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट आपने कहा था V इक्वल टू 0। इस V का मान जब 0 था, ये 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट पे भी धारा का मान 0 नहीं आ रहा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने आप स्वयं की गतिज के कारण पहुंच रहे थे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे V बराबर 0 पर, ठीक है, V बराबर 0 पर भी I का मान 0 नहीं है, V बराबर 0 पर। ठीक है, V बराबर 0 पर अपन देख रहे हैं I नॉट इक्वल टू 0 है, I नॉट इक्वल टू 0 है, I का मान 0 नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि बच्चों स्वयं की काइनेटिक एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच रहे हैं, स्वयं की काइनेटिक के कारण इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचते हैं, अपन देख लिया। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद पे देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आगे देखें, फिर V का जैसे थोड़ा सामान बढ़ाते हैं अपन, थोड़े से धनात्मक, देखो यहाँ से इतना चिन्ना सामान बढ़ा है, इतने में मान बढ़ के नियत हो गया, अधिकतम मान प्राप्त हो चुका है, तो हम कहते हैं V के अल्प, मतलब कैपिटल V की बात करूं, वोल्टेज की V के अल्प पॉजिटिव मान, V के अल्प पॉजिटिव मान के बाद I का मान क्या होता है बच्चों, नियत हो जाता है। I नियत हो जाती है, I नियत हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे IS, मतलब इसे बोलते हैं जिसे संतृप्त धारा मतलब सैचुरेशन करंट, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सैचुरेशन करंट बोलते हैं, सैचुरेशन करंट और संतृप्त धारा कहते हैं, संतृप्त धारा IS कहते हैं। ठीक है, IS कहते हैं, जिसे बोलते हैं जैसे हम संतृप्त धारा, सैचुरेशन करंट IS कहते हैं इस धारा को। ठीक है, उसका बच्चों फिर आगे देखें, यहाँ पे इस IS का जो मान है, इस IS का मान किस पे डिपेंड करता है, देखिए यहाँ पे IS क्या चीज है, यहाँ पे IS कब आई थी बच्चों, आपसे कहा मैंने 100 फोटोन आ रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकले, अपने आप केवल 20 तक पहुंचे थे, फिर अपन वोल्टेज को बढ़ाते गए, फिर यहाँ पे 20 से 30 पहुंचने लगे, फिर 40 पहुंचने लगे, फिर 50, फिर करते करते 100। जब 100 की 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच लग गए तो धारा का मान नियत हो गया, अधिकतम हो गया। ठीक है, तो जो IS धारा प्राप्त हो रही है वो सारे के सारे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्राप्त हो रही है, या यूं कहते हैं कि सारे आने वाले फोटोन्स के कारण धारा प्राप्त हो रही है। तो बच्चों जब समस्त इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे पहुंचेंगे तो धारा IS हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। अब बच्चों इस IS का मान किस पे डिपेंड करेगा, अगर आपने आने वाले फोटोन्स की संख्या बढ़ा दी, 100 की जगह 200 फोटोन गिरा रहे हो तो यहाँ से 200 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पे संतृप्त धारा आएगी, जब पूरे 200 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उस समय बहने वाली धारा क्या कहलाएगी, संतृप्त धारा। तो बच्चों यहाँ तक संतृप्त धारा किस पे डिपेंड कर रही है, आने वाले कुल फोटोन्स की संख्या पे, आने वाले फोटोन्स की संख्या पे डिपेंड करिए, जितने ज्यादा फोटोन्स आएंगे
उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच रहे होते हैं तो उसी कारण धारा संतृप्त धारा कहलाती है। ठीक है, तो आई एस का मान किस पे डिपेंड करता है बच्चों? आने वाले फोटॉन्स की तीव्रता पर, मतलब संख्या पर। ठीक है, आवृत्ति पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है? केवल संख्या पे, क्योंकि सारे फोटोन से सारे इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन जब पहुंच जाएंगे एनोड पे, उस समय धारा क्या कहलाती है? संतृप्त धारा कहलाती है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं आई एस का मान, थर्ड पॉइंट अपन देखें, आई एस का मान आपतित फोटोन, आई एस का मान आपतित फोटोन की केवल तीव्रता कैपिटल आई पर निर्भर करता है, न कि आवर्ती न्यू पर। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, इस आई एस का जो मान है, हम देख रहे हैं इस आई एस का मान किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल तीव्रता पर निर्भर कर रहा है। आई एस का मान केवल तीव्रता आई पर निर्भर कर रहा है, आवर्ती पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? अभी आप समझाया था बच्चों मैंने, तीव्रता पे डिपेंड कैसे कर रहा है। तो चलो देखो, यदि अपन तीव्रता बढ़ाएंगे, यदि आई का मान इंक्रीज करेंगे तीव्रता, तो चलो कैपिटल आई तीव्रता को बता रहा है यहाँ पे, इसमें स्मॉल आई धारा को, यहाँ पे अपन स्मॉल आई धारा के लिए ले रहे हैं, कैपिटल आई तीव्रता के लिए। यदि आई का मान बढ़ाएंगे तो तीव्रता बढ़ाने पे क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स का मान बढ़ेगा, फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी, तो फोटॉन्स की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ रही है तो धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, मतलब संतृप्त धारा बढ़ेगी, आई एस का मान इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं, तो यहां से आई एस समानुपाती क्या आ रहा है बच्चों? आई समानुपाती आई एस। ठीक है, आई एस का जो मान है इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बच्चों? कैपिटल आई। आई एस का मान आई के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से अगर अपन से ग्राफ पूछ ले कि यहाँ पे किस प्रकार से निर्भरता है इसके बारे में बताइए, तो यहां से हम कह सकते हैं इस आई की जो डिपेंडेंसी आई कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पे आई एस, ये जो आई एस है, आई एस ये कैपिटल आई पर किस प्रकार से निर्भर करती है बच्चों? ये आएगा सर ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये समानुपाती रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी होती है, आई एस समानुपाती क्या होती है बच्चों? आई। ठीक है, तो संतृप्त धारा आई के सीधे समानुपाती है, तो ये रिलेशन आई एस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? जो आई केवल इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद फिर आके देखें फोर्थ पॉइंट। देखिए फोर्थ पॉइंट, ये तो अभी अपन देखा कि V के पॉजिटिव मान के बाद I नियत हो गई थी, फिर आपको मैंने कहा कि V को जब नेगेटिव ले गए थे तो धारा घटने लगी थी, घटते 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 जीरो हो गई थी। कब? V के एक निश्चित नेगेटिव मान पे, जिसे हम VS बोल रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं, निरोधी विभव, उस पे धारा का मान क्या होता है? घट के जीरो हो जाता है। तो हम कह सकते हैं V के एक कैपिटल V के एक निश्चित मान, V के एक निश्चित नेगेटिव मान पर I बराबर 0 प्राप्त होती है, निश्चित मान पर I बराबर 0 प्राप्त होती है, जिसे क्या बोलेंगे बच्चों? बताइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स निरोधी विभव, निरोधी विभव VS कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जो निरोधी विभव VS कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल VS। ठीक है, धारा का मान क्या हो गया था? 0 हो गया था, ये चीज अपन देखी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जो VS है, यहाँ पे धारा का मान 0 क्यों हो गया? इसका रीजन क्या था आपको समझाया मैंने। जैसे बच्चों यहाँ पे अपन नेगेटिव रूप में VS लगाते गए, ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को धक्का देते गया, रिपेल करता गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हमें यहाँ पे V का मान इतना लगाना है नेगेटिव रूप में, इतना लगाना है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचना बंद कर दे।
तो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन अगर नहीं पहुंच पाएगा तो उससे कम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही नहीं पहुंच पाएंगे। अर्थात हमें यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में जो V लगा रहे हैं, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का पर्पस क्या है? अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को पहुंचने से रोकना। तो स्लो वाले तो अपने आप रुक जाएंगे। अर्थात स्टॉपिंग पोटेंशियल किसकी वहां पे? ये बताता है अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। ठीक है, मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये Vs है। ठीक है, ये Vs है, Vs उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है Ke max को दर्शाता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की Ke max को दर्शाता है। ठीक है, मैं समझ कर सकते हैं कि EVS का जो मान होगा, ठीक है, दर्शाता है। अर्थात यहां बच्चों EVS का जो मान है, EVS बराबर क्या होता है? Ke max ऑफ इलेक्ट्रॉन। EVS का मान क्या होता है बच्चों? Ke max ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, या इसको बोलते हैं EVS बराबर हाफ mv²। EVS बराबर Ke max, तो EVS बराबर हाफ mv max स्क्वायर। v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाफ mv max स्क्वायर। ठीक है, EVS का मान हाफ mv max स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम आइंस्टीन की समीकरण अपने पढ़ी, आइंस्टीन की समीकरण का उपयोग करें। क्या कहना चाहता हूं देखो मैं, देखिए आइंस्टीन समीकरण क्या लिखी थी अपने? आइंस्टीन समीकरण कल पढ़ चुके हैं, कल अपने क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। आइंस्टीन समीकरण EPH बराबर क्या होता है? EPH बराबर φ0 प्लस Ke max। तो यहां से अगर मैं Ke max का मान निकालूं तो Ke max बराबर क्या आएगा? EPH माइनस φ0, ये हो जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे आइंस्टीन समीकरण, देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं, देखो बच्चों, देखिए आइंस्टीन समीकरण, जो अपन लिखते हैं आइंस्टीन समीकरण, यहाँ पे Ke max बराबर क्या लिखते हैं बच्चों? आइंस्टीन समीकरण Ke max बराबर E फोटोन माइनस φ0, E फोटोन माइनस φ0। कहां से इस Ke max का मान अपन रख दें, क्या रख दें? Ke max का मान EVS, अब देखा था अभी ये EVS, तो EVS इक्वल टू E फोटोन। E फोटोन के लिए जो आप मान रखेंगे, जो भी चाहे आप रखते हैं यहाँ पे, E फोटोन का मान चाहो तो h न्यू रख दो, या चाहो तो hc/λ, जो भी जानकारी क्वेश्चन में दे रखी है वो अपन रखते हैं। तो EPH का मान चलो अपन रखते हैं h न्यू, रखते हैं यहाँ पे h न्यू, और उसको रख दिया मैंने h न्यू नॉट। क्वेश्चन में बच्चों अगर आपको तरंग दैर्घ्य, मतलब एक तरह से वेवलेंथ की जानकारी दे रखी है तरंग दैर्घ्य के बारे में, तो यहाँ पे EPH का मान hc/λ और उधर φ0 का मान hc/λ0 भी रख सकते हैं। करेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व, उसमें जरूरत पड़ेगी, देखना आप। ठीक है, तो EVS बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये अपन ने देख लिया। क्लियर? अब यहाँ पे इसमें ये, इसको मैंने कोई समीकरण नंबर 1 नाम लिख दिया, उसको समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखें फिफ्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट समझ लिए, अब फिफ्थ पॉइंट देखें इसके अंदर, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए इस Vs का जो मान है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान, ये किस पे डिपेंड करता है? केवल आवृत्ति पे। देखिए ये चीज तो कांस्टेंट है, ठीक है, फिक्स है कार्यफलन। Vs का मान डिपेंड करता है आवृत्ति पे, ना कि तीव्रता पे। जितनी ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश गिराएंगे, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें उतना ही ज्यादा विपरीत दिशा में नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां पे कह सकते हैं Vs का मान आपतित फोटोन की केवल आवृत्ति न्यू पर निर्भर करता है, आवृत्ति न्यू पर निर्भर करता है, न कि तीव्रता I पर।
ना कि तीव्रता आई पर। तो चलो देखो यहाँ पे ये अपन ने इस Vs का मान, इस Vs का मान जो है, Vs का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल आवर्ती पर निर्भर कर रहा है। जबकि यहाँ देखा था Is का मान केवल तीव्रता पे डिपेंड करता है और Vs का मान केवल आवर्ती पे डिपेंड करता है। ये मान आवर्ती पे डिपेंड नहीं करता, वो मान तीव्रता पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें अभी आएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इसलिए जा जो है ना उन चीजों पे ढंग से मेरी भावना को समझो। ठीक है, v का मान ये लिख दिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे जो समीकरण 1 लिखी है अपन ने, इक्वेशन 1 से अगर अपन देखें, ठीक है, इक्वेशन 1 से अगर अपन समझना चाहें कि यहाँ पे अगर आवर्ती का मान बढ़ाएंगे तो अपन देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यू का मान, यदि अपन देखें न्यू का मान अगर अपन बढ़ाते हैं तो यहाँ पे Vs का मान क्या होगा, इंक्रीज। आवर्ती बढ़ाने पर पोटेंशियल का मान क्या होता है बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान बढ़ रहा होता है। ये चीज अपन देख ली। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 को दोबारा लिखें अपन, इक्वेशन 1 जो अपन ने की थी EVS बराबर एच न्यू। ठीक है, इक्वेशन 1 से अपन देख रहे हैं EVH, इक्वेशन 1 से तो चलो यहाँ पे EVS इक्वल टू यहाँ पे एच न्यू और इस एच न्यू नोट को चाहो तो चलो खाली फाइनल लिखते हैं, फाइनल लिखते हैं इसको, मैं इसको लिख दिया मैंने, फाइनल लिख दिया। ठीक है, एच न्यू नोट लिख दो, फाइनल लिख दो, कुछ भी लिखते हैं क्योंकि है तो कार्यफल ही ना। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इधर भाग लगा दूं, इसमें इसका ई का उधर भाग लगा दें तो इसलिए यहाँ पे Vs का मान क्या जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए Vs बराबर, इसलिए यहाँ पे देखें Vs का मान जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान, ई का भाग लगा दें तो एच अपॉन ई न्यू माइनस क्या हो जाएगा, फाई नॉट अपॉन ई। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए बच्चों ये इक्वेशन आई, यहाँ पे हम जो ग्राफ बनाए Vs और न्यू के मध्य, तो y इक्वल टू mx प्लस सी रूप बन रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी रूप। तो यहाँ से अपन देखें इसके अंदर यहाँ पे जो स्लोप है वो कितना है, h अपॉन ई। ठीक है, तो यहाँ बच्चों स्लोप का मान है, स्लोप इक्वल टू, स्लोप का मान कितना आएगा, स्लोप बराबर टेन थीटा, मतलब h अपॉन ई है जो यहाँ पे स्लोप का मान क्या है, h अपॉन ई, जो कि टेन थीटा है, जो कि हमेशा नियत होता है। h अपॉन ई बराबर टेन थीटा, जो ग्राफ बनाएंगे अपन बराबर क्या है, जो हमेशा नियत रहेगा। क्यों, क्योंकि h भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है। मतलब कोई से भी अलग अलग प्रश्न ले लो, कोई से भी तीव्रता का प्रकाश गिराओ, ठीक है, कोई से भी अलग अलग प्रश्न ले लें, कोई से भी तीव्रता का प्रकाश गिराएं, कोई से भी तीव्रता का प्रकाश गिराएं, इस एंगल का मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लोप का मान क्या रहता है बच्चों, नियत रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरह बनेगा ग्राफ। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ बना रहे हैं, इसमें जो Vs का आवर्ती के साथ ग्राफ, Vs का आवर्ती के साथ ग्राफ बनाए तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह प्राप्त होता है। देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं, देखो कुछ इस तरह मिलता है ग्राफ। ये दो अलग अलग सतह के लिए ग्राफ डालते हैं, दो अलग अलग सतह के लिए एंगल वही रहेगा, मतलब एंगल सेम रहेगा, दिखाना चाहता हूँ। दो अलग अलग सतह के लिए ग्राफ बनाया, एक बार सतह 1 काम में ली, एक बार सतह 2। ठीक है, ये कोई सतह 1 है, सतह 1 और ये सतह 2 है, तो इनके लिए जो ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ बन रहा है सतह 1 और सतह 2। ठीक है, ये पॉइंट ये बनते हैं ग्राफ। तो इनको पीछे लेके आऊँ मैं डॉट करके, इस तरह से ये यहाँ पहुँचेगा, ये ग्राफ यहाँ टच करेगा इस जगह, डॉटेड करके बना के देखेंगे अपन, यहाँ पहुँच रहा है ग्राफ ये। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे ये मैंने ग्राफ डॉटेड क्यों बनाया अभी समझाता हूँ आपको मैं। ये पॉइंट ये बताते हैं वाई अक्ष पे अंतखंड को, जो कितना रहा पे फाई नॉट ई आ रहा है, माइनस फाई नॉट ई। ये इसको फर्स्ट ग्राफ है तो इसको माइनस फाई नॉट 1 अपॉन ई बोल दिया, ये सेकंड ग्राफ के लिए माइनस फाई नॉट 2 अपॉन ई बोल दिया अपन ने। ठीक है, और बच्चों फिर ये एंगल, यहाँ पे ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम है, थीटा सेम होंगे। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये पॉइंट बताता है न्यू नॉट को, न्यू नॉट 1, ये बताता है न्यू नॉट 2 को, मतलब दहली आवृत्ति को, दहली आवृत्ति को। क्यों अपन ने कहा बच्चों, जब यहाँ पे न्यू का मान एग्जैक्ट न्यू नॉट लिया था तब Vs का मान कितना आया था, 0। तो Vs का मान 0 मतलब उस समय आवृत्ति कितनी है, दहली आवृत्ति। ठीक है, उससे अगर छोटी आवृत्ति आप लोगे तो हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, इसलिए
इन बिंदुओं के इस तरफ ग्राफ आएगा ही नहीं, अर्थात इसलिए अपन यहाँ पे डॉटेड ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ग्राफ बनता ही नहीं है, ग्राफ कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे इसको अपन ने इधर दिखाया सतह 1 और सतह 2 के लिए, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे इसके अंदर ये जो पॉइंट अपन देखा, यहाँ से देखिए एक सतह 1 और एक सतह 2 इनके लिए ग्राफ बन रहा है, थीटा दोनों का सेम है और स्लोप का मान कितना आ रहा है h/e, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें दो और से देखिए, यहाँ पे गौर से μ01 और μ02 की तुलना करें, μ01 का मान लेस दिख रहा है हमें, ठीक है। हियर μ01 इज लेस देन μ02, नजर आ ही रहा है आपको, नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे φ01 का मान लेस देन क्या होगा φ02, ठीक है। φ01 लेस देन φ02, इसका मतलब दोनों में से कौन सी सतह अधिक प्रकाश संवेदनशील है, फर्स्ट वाली सतह, अर्थात फर्स्ट वाली सतह अधिक बेस्ट है, ठीक है। तो हम कहते हैं अतः सतह 1, जो सतह 1 है ये उच्च प्रकाश सुग्राही है, उच्च प्रकाश सुग्राही, प्रकाश सुग्राही बोल लो या प्रकाश संवेदनशील बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। सतह 1 अधिक प्रकाश सुग्राही सतह है, ये चीज अपन ने देखी, ठीक है। तो ये अपन ने इसमें आई की इन पे निर्भरता देख ली अपन ने। अब इसमें आगे और चीजें समझाऊंगा आपको मैं। तो जो इस पे बेस्ड अपन 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये, ठीक है। इस जो अपन अभी थ्योरी पढ़ी उसको समझने के लिए 4 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, देखिए फिर और क्वेश्चन भी करेंगे सॉल्व। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग तीव्रता व अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश ABC कैथोड पर आपतित होते हैं, जिनके लिए ग्राफ निम्नानुसार है, I व न्यू का क्रम बताइए। और इस प्रकार से A प्रकाश के लिए वाला ग्राफ मिल रहा है, B वाले के लिए बीच वाला ग्राफ, C वाले के लिए वाला ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें बताना है कि किसकी आवृत्ति ज्यादा है, किसकी आवृत्ति कम है, या तीव्रता ज्यादा है या बराबर है, कम है, क्या है, इनके बारे में जानकारी देनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप देखें सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें क्या कहना चाहता है, देखिए सॉल्यूशन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप समझें यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे आप गौर देखें, ये जो पहले अपन बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, निरोधी वीओ के लिए, तो यहाँ पे जो निरोधी वीओ का मान है, देखिए ए और बी के लिए तो निरोधी वीओ सेम आ रहा है, किसके बराबर है, VS2 के बराबर, जबकि सी के लिए मान कितना है, VS1। तो यहाँ समझेगा बच्चों, यहाँ जो निरोधी वीओ आपको दिख रहा है VS का मान VSA बराबर VSB, ठीक है, बराबर क्या बच्चों, ये VS2 है। ए और बी के निरोधी वीओ बराबर हैं, ठीक है, किसके बराबर है, VS2 के बराबर है, ठीक है। और ये वाला मान बड़ा है किससे, VSC से मीन्स VS1, क्योंकि VSC वाला मान जो है किस पे आ रहा है, VS1 पे आ रहा है, सी वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये वाला मान बड़ा है इसकी तुलना में, ठीक है। अभी मत सोचना कि ये वाला ज्यादा नेगेटिव है तो ये छोटा हो गया, अरे विद साइन की तुलना करें अपन, यहाँ पे जो माइनस के आगे जो राशि लिखी हुई है, जैसे बच्चों ये माइनस, मान लो ये -1 है, ये -3 है, तो हम -1 और -3 की तुलना नहीं करें, हम यहाँ पे 1 और 3 की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। 1 और 3 की तुलना कर रहे हैं, तो बड़ा कौन हुआ, 3, ठीक है। तो ये वाला मान बड़ा है। अब बच्चों फिर आप जानते हो आवर्ती समानुपाती क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब चूंकि बच्चों न्यू समानुपाती क्या होता है, VS, ठीक है, आवर्ती समानुपाती VS होता है, तो इससे ये आ गया रिजल्ट कि न्यू A बराबर न्यू B, आवृत्तियां क्या होंगी, बराबर होंगी, और ये किससे ज्यादा होगी, न्यू C से। A और B की आवृत्ति बराबर है, वो C से ज्यादा आवृत्ति है, ठीक है। उसके बाद देखें बच्चों, यहाँ पे हम संतृप्त धारा के बारे में देखें, संतृप्त धारा। तो चलो देखो यहाँ पे ये जो धारा है, ये B और C वाली धारा एक ही बिंदु पे आके मिल रही है, ठीक है, मतलब संतृप्त धारा B और C के लिए तो समान है, किसके बराबर है, IS2 के, जबकि A वाली संतृप्त धारा और ऊपर जा रही है IS1 के ऊपर। तो यहाँ से हम देखें बच्चों, यहाँ पे जो संतृप्त धारा आपको दिख रही है IS, ठीक है, IS का जो मान दिख रहा है बच्चों ISA, A वाली जो संतृप्त धारा है वो किसके बराबर है, IS1 के बराबर है, जो कि ज्यादा है किससे, B और C से। ISB बराबर ISC, ये किसके बराबर आ रही है, IS2 के बराबर आ रही है, IS2 के बराबर, ठीक है। अब बच्चों हम जानते हैं जो संतृप्त धारा तीव्रता के समानुपाती होती है, ठीक है। अब चूंकि बच्चों I समानुपाती क्या होती है, संतृप्त धारा, ठीक है, I समानुपाती IS।
आई समानुपाती आई एस होती है, तो उससे रिजल्ट क्या निकल गया है, ये पता चल गया कि यहाँ पे जो संतृप्त धारा है, ए वाली संतृप्त धारा ज्यादा है, आई ए मतलब तीव्रता ज्यादा है किससे, बी और सी से, आई बी बराबर आई सी, ये लो ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, बस ये तो चेक करना था हमें तीव्रता और आवृत्ति के बारे में, तो इसका रिजल्ट ये आ गया, इसका रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा बच्चों, यदि लैम्डा वाले विकिरण लैम्डा नॉट वाली सतह पर आपतित हो तो Vs का मान 3 V नॉट प्राप्त होता है, जबकि 2 लैम्डा वाले विकिरण आपतित हो तो Vs डैश का मान V नॉट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे लैम्डा नॉट बताना है, मतलब दहली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो समीकरण आपको पता ही है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्रुप में समीकरण जो अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, सॉल्यूशन सेकंड जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के रूप में समीकरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, EPH बराबर, क्या कहते हैं, EVS बराबर, देखिए अपन लिखते हैं EVS बराबर, क्या लिखते हैं, EPH माइनस फाई नॉट, ये समीकरण होती है, इसका यूज करना है। अब यहाँ पे जानकारी हमें लैम्डा की दे रखी है, इसलिए EPH और फाई नॉट के लिए हम HC अपॉन लैम्डा वाले सूत्र काम में लेंगे। ठीक है, तो देखो पहले तो VS का मान कितना रहेगा, 3 V नॉट, तो E इंटू 3 V नॉट ये रख दिया, EPH का मान HC अपॉन लैम्डा, जानकारी कितनी है, लैम्डा रखी फोटोन लैम्डा है, फिर माइनस HC अपॉन लैम्डा नॉट, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर बच्चों VS का मान बाद में कितना हो गया, V नॉट, तो E इंटू V नॉट, ठीक है, बराबर HC अपॉन तरंग दैर्ध्य कितनी काम में ली अपन ने, 2 लैम्डा माइनस HC अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पे इसमें हमें यहाँ पे मान किसका निकालना है, लैम्डा नॉट का, लैम्डा के पदों में निकालना है, तो इसलिए यहाँ से V नॉट वाली टर्म्स को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करें, इस समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस समीकरण को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू 3 कर रहा हूं मैं इस समीकरण को, इंटू 3, तो इंटू 3 करें समीकरण को क्या जाएगा, तो 3 EV नॉट बराबर 3 HC अपॉन 2 लैम्डा, ठीक है, माइनस 3 HC अपॉन लैम्डा नॉट। अब देखिए, अब आराम से समीकरण 1 और 2 दिख रही हैं, इनको आप माइनस कर सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया मैंने, समीकरण 3, तो समीकरण 3 माइनस 1 करूं, तो जो समीकरण 3 माइनस 1 कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो इसमें से इसको माइनस किया 0 आ गया, बराबर, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3/2 में से 1 माइनस करते हैं, 1/2 आता है, 1/2 HC अपॉन लैम्डा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 2 HC अपॉन लैम्डा, 2 HC अपॉन लैम्डा नॉट, यह आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इस राशि को उठा के इधर ले आओ, तो हो गया 2 HC अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ HC अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा से HC से HC कट गया, तो लैम्डा नॉट का मान कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 3, देखिए सॉल्यूशन 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझे, देखो सॉल्यूशन 3 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, प्रकाश विद्युत सेल में कैथोड पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति में इतना परिवर्तन किया जाए तो निरोधी युग में कितना परिवर्तन होगा। अब बच्चों प्रकाश विद्युत सेल होता क्या है, कुछ नहीं, अभी जो अपन ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हॉलबॉक लेनॉर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, बस एज इट इज वही प्रकाश विद्युत सेल भी वैसा ही होता है, उसके अंदर भी एक कैथोड एनोड होते हैं, प्रकाश विद्युत सेल के अंदर भी वही बैटरी होती है, धारा पारित होती है, प्रकाश को कैथोड पे गिराते हैं, बस अंतर थोड़ा सा इतना है कि यहाँ पे जो आकृति बनाते हैं कैथोड की और एनोड की, वो थोड़ी सी बेलनाकार रूप में दिखाई जाती है और कुछ भी नहीं है। कैसे, चलो आपको डायग्राम समझा दूं क्या, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लें। मतलब कुछ इस प्रकार से होता है प्रकाश विद्युत सेल, देखिए इस प्रकार से, तो जो यहाँ पे इस तरह समझ सकते हो, यहाँ पे देखो तो अपन ने बेलनाकार ट्यूब ली थी, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये ट्यूब लेते हैं, इसके अंदर यहाँ पे कैथोड है इस तरह से, ठीक, कैथोड बच्चों यहाँ पे कुछ इस आकृति का होता है कैथोड ये, और यहाँ पे एनोड इस तरह से, ये एनोड बेलनाकार आकृति का एनोड है, ये एनोड हो गया, ठीक है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें इस तरह से ये बैटरी से जुड़े होते हैं आगे, इस तरह से ये बैटरी लगा रखी है अपन ने,
मतलब विभवांतर आपका कैथोड व एनोड के मध्य, बिल्कुल एज इट इज वही चीज है बच्चों। देखिए अब यहाँ पे फोटोन गिराते हैं, किस पे गिराते हैं फोटोन, यहाँ पे कैथोड पे, यहाँ बच्चों कैथोड पे फोटोन गिराए जाएंगे, इस कैथोड पे अपन फोटोन गिराते हैं, फोटॉन्स गिराएंगे और फिर कैथोड से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुंचते हैं, एनोड पे, इस तरह यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे पहुंचेंगे जिसकी वजह से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, तो एज इट इज वही चीज है बच्चों, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो जो प्रकाश विद्युत सेल का क्वेश्चन आएगा उसको आप इस तरह से लेनार्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट है वही सोचकर आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलो अब देखें क्वेश्चन क्या कहना चाहता है यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश विद्युत सेल में प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन कर रहे हैं तो निरोधियों में कितना परिवर्तन होगा। मतलब अब क्या बच्चों यहाँ पे आवृत्ति की जानकारी दे रखी है तो सूत्र ही लगाना है, क्या लगाना बच्चों सूत्र, ईवीएस बराबर ईपीएच माइनस फाई नॉट, सूत्र ही काम में लेना है, ठीक है। लेकिन अब क्या यहाँ पे ईपीएच और फाई नॉट का मान एच न्यू के रूप में रखेंगे, ईपीएच फाई नॉट का मान, मतलब इस तरह से देखिए ये ईपीएस ईवीएस1 बराबर ईपीएच का मान रख दें एच न्यू 1 माइनस फाई नॉट को फाई नॉट ही रहने दो, चलो ठीक है, या चलो चाहो तो लिख दो उसको एच सी अपॉन लैम्डा नॉट रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, एच न्यू नॉट करते हैं, एच न्यू नॉट, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर ईवीएस2 करेंगे, ईवीएस2 बराबर ये एच न्यू 2 माइनस एच न्यू नॉट, ये समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या निकालना है, परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो समीकरण 2 माइनस 1 करूं तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 करने पे इसमें से माइनस करो तो ई, ये क्या हो जाएगा, VS2 माइनस VS1 क्या हो जाएगा, डेल्टा VS बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे H को माना जाएगा, न्यू 2 माइनस न्यू 1 को लिख दें डेल्टा न्यू, और ये क्या जाएगा बच्चों 0, ठीक है, ये 0 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे इसमें EVS, इस डेल्टा VS में पूछा क्या है, निरोधी में परिवर्तन निकालना, डेल्टा VS निकालना है, तो डेल्टा VS इक्वल टू, इसको उधर भाग लगा दो H अपॉन E डेल्टा न्यू, बस अब ये मान रख के निकालना है। H का मान पता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 होता है, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और आवृत्ति का मान आपको दे रखा है कितना परिवर्तन है, वह 1.6 गुणा 10 की घात 15, ठीक है। बस ये मान रख दिए तो यहाँ से सोल्व करके इसको निकाल लो, डेल्टा VS का मान रख लेंगे तो यहाँ पे सोल्व करने पे 6.6 वोल्ट बन जाएगा ये, ठीक है, 6.6 हो, क्योंकि तो कट गया, ये 6.6 आ गया और ये भी सारे मान कट जाएंगे तो 6.6 वोल्ट ही आ जाएगा मान, ठीक है। तो डेल्टा VS का मान कितना हो, 6.6 वोल्ट ही आ जाएगा रिजल्ट, डेल्टा VS 6.6 वोल्ट, आगे समझ में। चलो अगला एग्जांपल देखें, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, आपसे लैम्डा वाला प्रकाश कैथोड पर आपतित होता है तो VS का मान x प्राप्त होता है, जबकि n लैम्डा वाला प्रकाश से VS का मान x अपॉन n+1 प्राप्त होता है। कैथोड की दैलीय तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो, एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे लैम्डा की जानकारी दे रखी है तो वही चीज बिल्कुल सेम इस तरीके से सोल्व करें। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन सेम उसी तरीके से सोल्व करते हुए दिमाग लगाना है। तो बच्चों यहाँ पे EVS इक्वल टू EPH माइनस फाई नोट का यूज करेंगे। अब क्या जानकारी हमें लैम्डा की तरंगदैर्घ्य दे रखी है, ठीक है, पहले VS का मान क्या है x, तो VS का मान रख दिया x बराबर EPH के लिए लगाएंगे HC अपॉन लैम्डा माइनस HC अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। फिर अब क्या अगली बार में VS का मान कितना रखा बच्चों, ये x अपॉन n+1 E इंटू x अपॉन n+1 करेंगे, ठीक है, बराबर HC अपॉन तरंगदैर्घ्य कितनी काम में ले रहे हैं n लैम्डा, तो इसलिए n लैम्डा लगा दिया यहाँ पे माइनस HC अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। ये तो समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब तो यहाँ पे भी हमें लैम्डा का मान निकालना है, लैम्डा नॉट का मान लैम्डा के पदों में, तो हमें किसको गायब करना पड़ेगा, VS को, ठीक है, VS वाली टर्म्स को हमें गायब करनी पड़ेगी, ठीक है। तो VS वाली टर्म्स को हमें गायब करना है तो एक काम करें, इस समीकरण 2 में n+1 का गुणा कर दें ताकि यहाँ पे EX तो यहाँ भी EX बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह कर रहे हैं, इसको गुणा कर रहे हैं इस राशि को किससे, n+1 से, इंटू कर रहे हैं n+1, जैसे यहाँ पे क्या था अपन ने इंटू, यहाँ पे 3 क्या था, यहाँ पे इंटू n+1 कर रहे हैं, इंटू n+1, तो इंटू n+1 करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे EX बराबर, ठीक है, यहाँ पे होगा HC अपॉन लैम्डा n+1 अपॉन n, ठीक है, मिस n+1 अपॉन n,
ठीक है, हमने n+1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे जाएगा hc/λ0 और ये n+1। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण नंबर 3 हो गई। अब यहाँ पे हम आराम से माइनस करें इसको तो यहाँ पे ई वाली टर्म्स हट जाएगी। ठीक है, और सॉल्व करके अपन क्या निकाल लेंगे यहाँ से, लैम्डा का मान। कैसे बच्चों, समीकरण हम माइनस कर रहे हैं, 3 - 1 कर रहे हैं, 3 - 1 करें, जैसे यहाँ भी अपन ने 3 - 1 ही किया था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से इससे कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, 0 बराबर। अब यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे hc/λ पहले कॉमन ले लो। ठीक है, n+1/n और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको एलसीएम को अगर मैं खोल दूँ, एलसीएम खोल दूँ तो क्या आएगा, 1 - 1 1+1/n, तो उसको लिख रहा हूँ मैं 1+1/n, 1+1/n लिख सकते हैं इसको, 1+1/n। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो hc/λ कॉमन हो गया, 1+1/n -1। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके अंदर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे hc/λ0 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आएगा n+1, यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, और यहाँ पे जो कट रहा है काट दो, ये इससे कट रहा है काट दिया, ये 1 इससे कट रहा है काट दिया। अब hc/λ टर्म उठा के इधर लें तो n से गुणा हो रहा है, तो n hc/λ0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, hc/n। ठीक है, अब जो hc से hc फिर कट जाएगा, क्या निकालना है हमें, λ0 का मान, तो λ0 कितना हो गया, λ0 इज इक्वल टू गया n² लैम्डा। ये लो बस खत्म कहानी, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए इस पे बेस्ड। ठीक है, अब बच्चों इस पे चलो खैर आज काफी टाइम हो गया है, बाकी इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन कल और सॉल्व करेंगे, 2-3 थ्योरेटिकल पॉइंट से और समझेंगे, ज्यादा नहीं, 10-1 मिनट का टॉपिक है, 10-15 मिनट का। फिर अपन कल स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरे के बारे में। ठीक है, चलो कल पढ़ते हैं, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।